इट ऑल डिपेंड्स के जो भी बंदा है उसको शौक कितना है। खूबसूरत ग्रीन ओपलाइन की टेल ऑरेंज होगी, हेड ऑरेंज होगा। और वो लोग जो कभी कहते थे हमने कभी बर्ड के बिजनेस से किसी को बनते नहीं देखा, तो देयर आर न्यूमरस ब्रीडर्स। पेल फेलो जो है उसकी मेलानिन रिडक्शन कम है एज कम्पेयर टू डन फेलो। ग्रीन पेल फेलो वही 90,000 1 लाख के आसपास। मैंने 2 पेयर्स लगाए हैं, एक ओपलाइन और एक यूविंग है। तो अगर मुझे जेनेटिक्स का ही नहीं पता तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें से निकलेगा क्या। अब यू डोंट नो के जो बर्ड मैं आपको स्प्लिट दे रहा हूँ वो है भी क्या नहीं। ग्रीन फिशर एक बड़े साइज का हम देखते हैं, वो वाइल्ड टाइप नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बर्ड की बहुत डिमांड है। अस्सलामुअलैकुम। आज हम मौजूद हैं लाहौर में, और लाहौर में जो लव बर्ड से मुतल्लिक बहुत फेमस ब्रीडर हैं उनसे आज मुलाकात करने आए हैं, जो कि लाहौर के रिहायशी भी हैं और ना सिर्फ लाहौर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बहुत मशहूर हैं। जनाब, मैं बात कर रहा हूँ रहीम अली डीलू साहब की। आइए इनसे मिलते हैं, कुछ सवालात करते हैं इनसे लव बर्ड के मुतल्लिक। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू अलीम, थैंक यू फॉर कमिंग ऑल द वे। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अलाउ किया यहाँ पे आने के मोस्ट लिए। वेलकम, मोस्ट वेलकम। अच्छा रहीम भाई, सबसे पहले अपना छोटा सा इंट्रो दें हमारे व्यूअर्स को, ताकि वो जाने कि हु इज़ रहीम अली डीलू। अच्छा जी, बेसिक सा मैं बता देता जी। मैं बेसिकली आई डन माई MBA और फिर डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब करता रहा और अपना फैमिली बिजनेस भी देख रहा हूँ। बर्ड जो है वो मुझे बचपन से पसंद है। प्रोफेशनली एज अ एवी कल्चर क्या होता है और एवी कल्चरिस्ट क्या होता है, ये कुछ साल पहले ही मैंने डिस्कवर किया। और मेरे पास लव बर्ड की ऑलमोस्ट सारी म्यूटेशंस हैं। अल्बाइनो से स्टार्ट किया था और अब डन फेलो तक हैं, बाकी जो भी आता रहेगा वो साथ साथ रहेगा। अच्छा ये तो हो गया इनका छोटा सा इंट्रो। आइए पूछते हैं इनसे छोटे छोटे से क्वेश्चन, जो कि न्यू सेंसर के मुतालिक होंगे, म्यूटेशन के मुतालिक होंगे, और जो आने वाले म्यूटेशन हैं उनके मुतालिक होंगे। तो रहीम भाई, आप तैयार हैं? जी जी बिल्कुल, एक्साइटेड हूँ मैं। तो रहीम भाई, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि एक न्यू बंदा जो कि लव बर्ड की फील्ड में आना चाहता है, तो क्या सोच के कदम रखे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, कहाँ से स्टार्ट करे, ये सब चीज़ें बारी बारी बताएं। अच्छा, सबसे पहले इट ऑल डिपेंड्स के जो भी बंदा है उसको शौक कितना। मैं सबसे पहले हमेशा ये कहता हूँ कि वही लोग इसके अंदर आए जिनको एग्रीकल्चरिस्ट प्रोफेशनली बने, जिनको बर्ड से मोहब्बत है, ठीक है। और जहाँ तक रही बात इन्वेस्टमेंट की, तो खूबसूरती ये है कि लव बर्ड फार्मिंग की और लव बर्ड की कि आप अब एक अल्बाइनो है, वो बेसिक सा पेयर आपको 25 से 30 हज़ार रुपये का मिल जाता है। अगर आप उससे कम फिशर्स या उससे भी लो कैटेगरी में आना चाहें तो आप एक 15-20 हज़ार से भी शुरू कर सकते हैं और 15-20 लाख पे भी जा सकते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी क्या है। अरे रहीम भाई, हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो हम लव बर्ड को ब्रीड करवाते हैं, तो लव बर्ड की बेस्ट एज क्या होती है ब्रीड करने के हवाले से, और हमें लव बर्ड को बॉक्स कब देना चाहिए? देखिए, लव बर्ड की जो आइडियली एज जो रिकमेंडेड है, जो सीनियर एग्रीकल्चरिस्ट रिकमेंड करते हैं और एक्सपीरियंस से मैंने भी इस चीज़ को फील किया, वो कम से कम 1 साल। और आइडियली अगर आप 18 मंथ्स यानी कि 1.5 साल का बर्ड अगर हो जाए उसको ब्रीड कराएं तो वो अपने ऑप्टिमम रिजल्ट्स दे सकता है। तो इस एज में ब्रीड कराएं। अच्छा, जो बॉक्सेस की बात है कि बॉक्सेस कब हैंग करने चाहिए, तो हर एरिया में डिफरेंट है। लाइक आपके पेशावर में डिफरेंट है, कोयटा में डिफरेंट है, इधर हमारे इस रीजन में डिफरेंट है। जब भी वेदर स्टेबल हो जाए, मीन्स कि दिन के और रात के टेम्परेचर के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस ना रहे, ठीक है। और बर्ड अपना आप खुद बताता है जब वो ब्रीडिंग मोड में होता है। वेदर कंफर्टेबल हो गया, बर्ड की एज पूरी हो गई, ठीक है, बर्ड ने मोल्टिंग कंप्लीट कर ली, तो इट्स अ वेरी वाइड रेंज सब्जेक्ट। लेकिन हम मुख्तसर से यही 3-4 पॉइंट्स हैं, ये देख के बॉक्स लगाएं। तो रहीम भाई, एक क्वेश्चन ऐसा है कि हम मार्केट में देखते हैं कि लोग बहुत फ्रॉड करते हैं पेस्टल एंड सेबल बर्ड को लेके, ब्लू ऑफलाइन के ऊपर सेल करते हैं। तो इसके मुताबिक कुछ बताएं कि ये क्यों होता है और इसकी फर्क क्या होगा ब्लू ऑफलाइन में। हाँ, देखें, जो सबसे पहले तो जिस बंदे ने भी जो भी बर्ड्स खरीदना है ना, तो आई रिकमेंड कि वो उस बर्ड के बेसिक जो स्टैंडर्ड्स हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे शो स्टैंडर्ड्स को ही देखना शुरू कर दें, क्योंकि नए बंदे को इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। हम आज तक सीख रहे हैं। बेसिकली इतना समझ लें कि ओपलाइन विजुअली कैसा होना चाहिए, क्वालिटी और बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं। तो बाकी जो लोग करने वाले हैं यही कह सकते हैं कि ऐसा ना किया जाए। ऐसा हर फील्ड में होता है, सिर्फ बर्ड्स में नहीं है।
और ये भी मैं आप लोगों को बताऊं कि बहुत सारे लोग बर्ड से रिलेटेड लोग जो चंद ऐसे लोग हैं बिल्कुल जिस तरह के काम करते हैं, वो कहते हैं जी बर्ड फील्ड में ऐसे लोग हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग 90% लोग इसके अंदर अच्छे हैं, 10% होंगे जो इस तरह करते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसा ना करें, और जो लेने जा रहे हैं उनको कहूँगा कि चीज़ को समझ के लें। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा जो ग्रीन ऑफलाइन होता है उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाए? एक नॉर्मल ग्रीन ऑफलाइन की क्वालिटी में क्या क्या देखना जाएगा? देखिए, इस बात को मैं इस तरह तो बताना बड़ा मुश्किल है कि मैं बगैर बर्ड के और बगैर उसके सारे जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बगैर समझा सकूं, लेकिन बेसिक सा ओपलाइन की जो वो मैं उस पर बता देता हूँ। ग्रीन ओपलाइन ख़ास तौर पे बहुत ही खूबसूरत बर्ड है, और जो खूबसूरत बर्ड होता है वो हमेशा लंबे अरसे तक पसंद किया जाता है। बेसिकली ऑरेंज हुड, नॉट आइडली रेड हुड जो कि लोग यहाँ पे पसंद करते हैं। रेड नहीं होना चाहिए, शो स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली अच्छा ऑरेंज, ब्राइट ऑरेंज हुड। और जो उसके जो शोल्डर और प्राइमरी फेदर्स के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं वो उसमें एक जैसे फिश स्किन की मार्किंग होती है इस तरह की मार्किंग नजर आएगी। बिल्कुल फ्लैट बॉडी नहीं होगी जिस तरह फिशर की होती है। इसी तरह उसका जो रंप एरिया होगा वो पर्पलिश नहीं होगा जैसे फिशर का होता है, वो भी क्लियर ग्रीन ही होगा जैसे नॉर्मल बॉडी है। और जो टेल बार है उसमें ऑरेंज कलर की जो बार है वो लंबी होगी। तो एक खूबसूरत ग्रीन ओपलाइन की टेल ऑरेंज होगी, हेड ऑरेंज होगा, मार्किंग्स होंगी कंधों पे, और बाकी फिर साइज ताज चीज़ें वो तो बहुत कुछ है। प्रेम भाई, अगला क्वेश्चन है कि आइडियल फ्लाइट केज कि बर्ड जब सेल्फ होते हैं हमारे पास तो हमें उनको कितनी बड़ी फ्लाइट केज लेनी चाहिए, उसके बाद हमें कौन सी फ्लाइट केज लेनी चाहिए, मतलब पार्ट वाइज जो जो हम उसको तकसीम करते हैं। फ्लाइट बड़ा ट्रिकी है क्योंकि फ़्लाइट के अंदर हम लोग नए लोग ख़ास तौर पे बस बर्ड जब सेल्फ हुए या मैंने आपसे ख़रीदे मैंने जाते फ़्लाइट में छोड़ दिए। अब उसके अंदर क्योंकि टेरिटोरियल बर्ड है, ये अपनी टेरिटरीज़ को बना लेता है, तो अगर आपने कोई नया बर्ड इंट्रोड्यूस कराया तो वो जो पुराने बर्ड हैं वो सारे रेडी हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो इस चीज़ का ख्याल रखना। दूसरा, फ़्लाइट का साइज़ क्या, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर स्पेस, आपका बर्ड रूम कितना। मेरे ख्याल में जितनी बड़ी फ़्लाइट हो उतना बेहतर है। मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए फ़्लाइट की, ठीक है। उसके मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि एक ही दिन बर्ड इंट्रोड्यूस कराए जाए, एक ही एज के बर्ड इंट्रोड्यूस कराए जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि रेड आई बर्ड, अल्बाइनो या क्रिमिनोज या जो दूसरे बर्ड हैं पेल फेलोज वगैरह, उनको मैं ब्लैक आइज के साथ ना छोड़ूँ। तो वैसे एक जनरल जो फ़्लाइट है एक डिसेंट सी, वो 6-7 फीट उसकी लेंथ हो और हाइट 3-3.5 फीट और डेप्थ इसी तरह 3 फीट, इट्स गुड इनफ। बाकी जितनी बड़ी आप दे सकें वो दें, और बहुत एहतियात से दें। बर्ड के उसमें नज़र रखें क्योंकि बर्ड अगर वहाँ पे बीमार हुआ है या कोई प्रॉब्लम हुई है तो उसको वहाँ पे आइडेंटिफाई करना समटाइम डिफिकल्ट हो जाता है। एक और इसके अंदर चीज़ जो मैंने पिछले कुछ सालों में एक्सपीरियंस की कि अगर आप करना चाहें तो मेल्स को अलहदा फ्लाइट दे दें और फीमेल्स को अलहदा दे दें, उससे भी बर्ड्स में लड़ाई कम होगी। अगला क्वेश्चन है कि हम देखते हैं कि लव बर्ड के रेड आइज में बहुत से डेड इन शेल इशू आ रहे होते हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं, क्यों आते हैं? एज फैक्टर मैटर करता है, इनफर्टिलिटी, ब्रीडिंग स्टिक्स वगैरह, तो इससे मतलब कुछ बताएं। जो आपने बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में आपने खुद ही बताई और वो बिल्कुल ठीक है, ये वजूहात हैं इसकी। दूसरा ये कि जितना भी रेड आई बर्ड है किसी भी म्यूटेशन में वो नेचुरली वीक म्यूटेशन कंसिडर किया जाता है। कुदरत ने उसके अंदर जो समझ लें कैपेबिलिटीज़ हैं, जो फिज़िकल स्ट्रेंथ हैं, एज़ कम्पेयर टू ब्लैक आई बर्ड्स कम होती हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। तो उसमें वही एज फैक्टर पूरा हो, बर्ड कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन कैरी ना कर रहा हो, एनवायरनमेंट अच्छा हो, तो सर्वाइव भी करते हैं। लेकिन बहरहाल रेड आई बर्ड थोड़ा ट्रिकी है। मैम भाई, अगला क्वेश्चन है, मैंने बहुत से वीडियोस को देखा है, वो ये कहते हैं कि लव बर्ड को ग्रेड नहीं देनी चाहिए, आपके मतलब क्या राय है इससे? अगर आपने किसी भी चीज़ को स्टडी करना है ना तो आप उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से जाके कंपेयर करें। अब इसमें भी मेरे भी इसके अंदर थोड़ी सी जो राय है वो बड़ी मॉडरेट सी है कि हम लोगों का बर्ड क्योंकि बिल्कुल नेचुरल नहीं रहा, ये इसकी जो म्यूटेशन डेवलपमेंट और इसकी सारा जो ब्रीडिंग प्रोसेसेस हैं वो कंट्रोल एनवायरनमेंट से सॉर्ट ऑफ। बहरहाल मैं इसके ना अगेंस्ट हूँ, ना मैं कहता हूँ कि बहुत क्रूशल है, ग्रिड देनी चाहिए, एक लिमिटेड क्वांटिटी में दें। किसी भी चीज़ को जब आप एक लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर देंगे, रीज़नेबल बैलेंस डाइट जिसको हम बोलते हैं, जैसे इंसानों में भी है, तो उसका फ़ायदा होगा। एक्सेस होगी तो भी नुकसान है, और अगर आप बिल्कुल नहीं देंगे तो भी नुकसान है। इसके बारे में जो थोड़ा सा ग्रिड के से रिलेटेड मैं कोट कर देता हूँ। जेरार्ड बिंक्स बजीगर का ब्रीडर है और उसकी बुक थी द चैलेंज। तो मैं बजीगर का भी शौकीन रहा हूँ बुक्स, और मैं पढ़ता रहता हूँ इस तरह की चीज़ें।
तो उसका एक उस पर स्टेटमेंट है और उसमें उसका जो बर्ड का जो गिजर्ड जिसके अंदर ये सारा डाइजेशन प्रोसेस होता है, अगर आप उसको स्टडी करें तो वो कहता है कि इफ व्हेन देयर इज नो ग्रीट मींस नो टीथ। तो जैसे इंसान के दांत काम करते हैं इसी तरह ग्रेट काम करती है, लेकिन अगेन मॉडरेट लेवल पे। सही हो गया। अगला क्वेश्चन है, बहुत से ब्रीडर ऐसा करते हैं कि सारा साल एक सॉफ्ट फूड रखते हैं एंड ब्रीडिंग सीजन में आके वो अपना सॉफ्ट फूड चेंज कर देते हैं। क्या नुकसान हो सकते हैं इसके ऊपर, और अगर करते हैं तो फ़ायदा है कोई या नुकसान है इसके मतलब? मेजर चेंजेस ना लाएं, ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों की चेंजेस आ सकती हैं, लेकिन अगर आप ऑल टुगेदर अपने सारे इंग्रेडिएंट्स या मेजर इंग्रेडिएंट्स चेंज कर देंगे, जैसे कि सोक्ड सीड्स हैं या उसके अंदर जो मल्टी वाइटामिन्स भी इवन, ठीक है, वो भी अगर आप एकदम से चेंज करेंगे तो आपकी बॉडी को एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। आई सजेस्ट कि बिल्कुल दें, सॉफ्ट फूड पूरा साल दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी एवरी कैसी है। जैसे ह्यूमिड वेदर में अगर सॉफ्ट फूड पड़ा रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, तो कुछ लोग कहते हैं देना ही नहीं, अब उनका वेदर उन्हें सपोर्ट नहीं करता, तो आपने अपने सर्कमस्टांसेस को देखना है। दूसरी बात यह कि आइडियली यही है कि ब्रीडिंग सीजन में जब आपने बर्ड्स को बॉक्सेस देने हैं उससे महीने से 2 महीने पहले अपना सॉफ्ट फूड और अपना जो भी आपने मल्टीविटामिन देने वो लॉक कर लें, और फिर पूरा ब्रीडिंग सीजन वो दें, तो प्रॉब्लम फिर नहीं आएगी इंशाल्लाह। अगर हम इसे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या कोई भी बंदा उठ के इस बिजनेस को करेगा? मतलब इतना पोटेंशियल है इसके अंदर कि हम कोई भी, जैसे कि कोई, अब पाकिस्तान में जॉब्स बहुत कम है, तो हम चाहते हैं कि लड़कियां आएँ और इसके अंदर इंटरेस्ट लेके इसको एज अ ब्रीड करवाएं, तो इससे क्या कहते हैं आपके बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा है? देखिए, जो ये अगर हम कहना कि हर कोई उठ के कर सकता है, तो आई वुड से कि हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। वो क्यों नहीं कर सकता? इसमें इट्स वेरी सिंपल ईजी, लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा था कि शौक का एलिमेंट थोड़ा हो। अगर सिर्फ और सिर्फ प्योरली बिजनेस माइंडेड पर्सपेक्टिव से आप आएंगे तो मे बी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि हर चीज़ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, यू विल हैव टू क्विट दिस हॉबी बिकॉज मे बी यू आर बेयरिंग लॉसेज और वट एवर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग। और अगर आपको मोहब्बत होगी बर्ड से तो आप उस चीज़ को ओवरकम करेंगे। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि अच्छी बात यह है कि बड़ा लिमिटेड स्पेस में बड़े लिमिटेड बजट से लोगों ने अपने एसेट्स को डेवलप किया, और वो लोग जो कभी कहते थे हमने कभी बर्ड के बिजनेस से किसी को बनते नहीं देखा, तो आई कैन आई वोंट से द नेम्स, बट देर आर न्यूमरस ब्रीडर्स जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने अपने घर बनाए, एसेट्स बनाए, प्लॉट खरीदे, वो जो कि आम बिजनेस में भी अब आजकल नहीं वो कर रहे हैं, वो इसी से ही कर रहे हैं, प्योरली इसी से कर रहे हैं। तो ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है और किस्मत पे। सर भाई, कुछ क्वेश्चन है जो थोड़े से ऊपर लेवल के हैं। हमारे व्यूअर्स को ये डिफरेंशिएट करें कि पेल फेलो और डन फेलो में डिफरेंस क्या क्या होता है? दोनों डिफरेंट म्यूटेशन है, दोनों फेलो म्यूटेशंस, यानी कि फैमिली वही है, ठीक है। अब वही वाली बात है, इस तरह बताना और समझाना बड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ। पेल फेलो जो है उसकी मेलानिन रिडक्शन कम है एज़ कम्पेयर टू डन फेलो। मेलानिन मीन्स कि जो उसकी कलर डेप्थ है, जैसे इंसानों के भी कलर, जो निग्रोज है उनके मेलानिन ज़्यादा होती है, वाइट की कम होती है, इसी तरह डिफरेंट वो होते हैं। इसी तरह इन दोनों, ये दोनों सेपरेट म्यूटेशंस हैं। इनको बेसिकली जज करने का तरीका तो ये है कि आप इनके प्राइमरी फेदर्स को देखें। आसान, क्योंकि हमने आसान बताना है, ट्रिकी चीज़ें नहीं बतानी। पेल फेलो के प्राइमरी फेदर वाइटिश होंगे, कुछ केसेस में लाइट से ब्राउनिश, वेरी लाइट। बॉडी कलरेशन भी बड़ी लाइट सी होगी, ठीक है। आंखें ब्राइट होंगी, नेल कलर्स और जो फीट हैं उसके वो भी बिल्कुल वाइटिश फॉर्म में चले जाएंगे, अल्बाइनो टाइप के। लेकिन जो डन फेलो है उसके प्राइमरी फेदर्स डार्क हैं, स्लाइटली नेल्स, और उसमें भी फ़र्क है, लेकिन बड़ी मुश्किल से उसका पता चलता है। अगर आप कहें कि एकदम से पकड़ना है तो दोनों की बॉडी कलर की जो डेप्थ है ना, और ख़ास तौर पे प्राइमरी फेदर, उनसे आप पकड़ सकते हैं। डन फेलो के प्राइमरी फेदर खास से डार्क होते हैं। इस टाइम पे पेल फेलो की प्राइस क्या चल रही है मार्केट में, एक अच्छे पेल फेलो की? नहीं यार, मैं प्राइसेस से बात करता नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी रैंडमली क्या प्राइसेस होंगी इस टाइम पे? इस टाइम जो एक बेसिक पेल फेलो है, जो पिछले साल रेट थे ऑलमोस्ट डिमांड और रेट वैसे ही हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया। उसकी वजह यह है कि इसकी प्रोडक्शन ही बहुत कम है, और जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट भी हुआ उसमें भी कोई लोकल मार्केट को उसने सर्व नहीं किया उस तरह जिस तरह हो सकता था, तो इनके रेट स्टेबल हैं। ग्रीन पेल फेलो वही 90,000 1 लाख के आसपास, उसके अंदर स्प्लिट ब्लू ऐड करते थे, 10-15 हज़ार ऊपर करते थे। ब्लू पेल फेलो जो है वो 1
40 150, इसी तरह पाब्लो पेल फेलो जो है वो समवेयर अराउंड 175 को प्लस माइनस 10-15 हज़ार सबके क्वालिटी। अच्छा, ये जो प्राइसिंग वाला एलिमेंट है ना वो इसलिए कि ये बर्ड एक आर्ट है। आर्ट है। अब इस आर्ट, हो सकता है एक बर्ड ऐसा हो जो ब्लू पेल फेलो है, ऐसे 4 बर्ड पड़े हैं, ये बिल्कुल लेकिन हर बर्ड दूसरे से यूनिक है। यूनिक है। और कोई एक बर्ड जो अच्छा बर्ड है, हो सकता है वो मार्केट वैल्यू से डबल में चला जाए, क्योंकि उस जैसा बर्ड और नहीं है। ये बड़ा मुश्किल है इसको डिटरमिन करना। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी। बस ये है कि इसके अंदर के जो भी बर्ड आपका कीमती है उसकी कोई कीमत नहीं हो। नहीं है, और उसकी क्वालिटी को डिटरमिन करें, साइज और उसके बाकी चीज़ें, उसकी कलरेशन। लव बर्ड का ब्रीडर ज़्यादातर जेनेटिक वर्क पे काम करे या फिजिकली बर्ड को देखकर काम करे? दोनों बहुत सारी चीज़ें साइड बाय साइड चलने वाली हैं। जेनेटिक्स पता होना इसलिए ज़रूरी है कि आप उस म्यूटेशन या उसकी रिजल्ट्स को कैसे एनालाइज करेंगे। कि मैंने 2 पेयर्स लगाए हैं, एक ओपलाइन और एक यूविंग है, तो अगर मुझे जेनेटिक्स का ही नहीं पता तो मुझे ये नहीं पता कि इसमें से निकलेगा क्या। वो तो आप बस आपके लिए वो फ्लूक है। तो आपको जेनेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए साथ साथ, और फिजिकली बर्ड की हेल्थ है और जनरल बाकी चीज़ें जो हैं उसके बिहेवियर, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली चल रही अच्छा देखिए, मैंने जहाँ पर देखा है लोगों की फेट में जा जाके पटनाटा बर्ड, हैं। मुझे कहीं भी मालूम नहीं हुआ कि लोगों ने लगाए हुए हैं या मैं जाके उनको देखूँ वर्किंग के लिए। मैंने खुद पटनाटा लगाए हैं, लेकिन वो 2-3 पेयर ही लगाए हुए हैं। तो इनका फ्यूचर कैसा है? अच्छा, लवबर्ड के अंदर देखें, अभी बहुत सारे लोग सोचते हैं ना म्यूटेशन या आगे वो हो गई। लवबर्ड की 9 फैमिलीज है, ये ठीक है, जिसमें फिशरी एक है, पर्सनाटा एक है, रोजिकोली एक है, निग्रिडियनिस, XYZ, बहुत सारी और है। बहुत सारियों का हमें नाम भी नहीं यहाँ पे पता। ये जितनी वर्किंग आज पाकिस्तान और बाकी कंट्रीज में ज़्यादातर 90% वर्किंग हो रही है, वो फिशरी फैमिली में हो रही है। पर्सनाटा फैमिली एक पूरी अलग फैमिली, और बड़ा खूबसूरत बर्ड है पर्सनाटा। बिल्कुल, मुझे पर्सनली बड़ा पसंद है। खूबसूरत बर्ड है, मुझे भी पसंद है, लेकिन मैंने नहीं रखा हुआ। क्यों? क्योंकि मुझे फिशरीज ज़्यादा पसंद है, और पर्सनाटा मुझे अभी मैंने उसके फिशरी के अंदर ही इतना कुछ पढ़ा कि मैं पर्सनाटा की तरफ जाने का सोच ही नहीं हो जाएगा। रहा। एनी हाउ, जो पर्सनाटा की आप बात कर रहे हैं फ्यूचर, पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे ब्रीडर्स हैं जिन्होंने पर्सनाटाज अच्छे रखे हुए हैं, और वो बड़े शौक से उस पर काम कर रहे हैं। और बस ये है कि हर चीज़ को एक सर्टन टाइम पे क्लिक होने की देर है। तो वो जब वो चीज़ उस टाइम क्लिक हो जाए और लोगों में फेमस हो जाए तो वो चल पड़ती है। तो इसलिए अभी पर्सनाटा को मैं फिशरी के लेवल पे तो नहीं देखूंगा इन फ्यूचर भी, लेकिन ये मैं ज़रूर देखता हूँ कि अगर जो पर्सनाटा ब्रीडर्स हैं वो लोगों को थोड़ा गाइड करें और इसको प्रमोट करें तो एक अच्छा बर्ड हो सकता है। हम जब बर्ड खरीदने जाते हैं तो बर्ड की पेडिग्री देखनी ज़रूरी है, ब्रीडर की पेडिग्री देखनी ज़रूरी है। आजकल तो मेरे हाथ में ये स्लोगन होना चाहिए कि ब्रीडर की पेडिग्री आप मालूम करें। तो बर्ड की पेडिग्री के मुतालिक बताएं। पेडिग्री जो हम कहते हैं, एक्चुअली हमारे यहाँ जो नॉर्मली कहा जाता है कि पेडिग्रीड बर्ड, पेडिग्री का मतलब पहले पता हो हमें। अगर मेरे पास उसके सिर्फ फादर और मदर हैं, एक पेयर है, या उसके ग्रैंड पेरेंट्स तक हैं, तो भी ये एज सच पेडिग्री उस तरह कंसिडर नहीं की जाती। कि मतलब हम इसको पेडिग्री कहते हैं और कह सकते हैं, लेकिन आइडियली पेडिग्री के अंदर आपके पास व्हाट आई बिलीव के कम अज़ कम, वैसे तो लोग बड़ी जो प्रॉपरली जो उस पर वर्किंग कर रहे हैं वो तो पिछले 10-10 15-15 उसकी जो वो ट्री, फैमिली ट्रीज हैं, उसकी डिटेल लगते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम पेरेंट्स का पता हो, ग्रैंड पेरेंट्स का पता चल जाए, अच्छी बात है। क्योंकि म्यूटेशन इतनी तेज़ी से आ रही है कि अगर मैं क्लेम करूँ कि मेरे पास मेरे पेल फेलो के 5 साल की पेडिग्री है, तो मैंने तो पेल फेलो लिया ही 3-4 साल पहले था। तो हाउ कैन आई क्लेम? तो कम से कम पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, और इसी तरह जो उनके सिबलिंग्स आते हैं, जो आप बर्ड खरीद रहे हैं उसके सिबलिंग भी ज़रूर देखें। हाउ टू बाय बर्ड्स का जो सब्जेक्ट है बड़ा वास्ट है। इसके अंदर फिर डिजीज़ वाले एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, फिर आपको ब्रीडर पे ट्रस्ट भी करना है। आप मेरे से अगर पेल फेलो लेके जा रहे हैं या डेल्यूट्स लेके जा रहे हैं, डन फेलो लेके जा रहे हैं, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा स्प्लिट्स के साथ लगाएं। अब यू डोंट नो कि जो बर्ड मैं आपको स्प्लिट दे रहा हूँ वो है भी है भी कि नहीं। यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दैट कि जो मैं कह रहा हूँ वो होगा, और मैं उसका रिस्पॉन्सिबल बनूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम आए तो मैं आपके साथ भी खड़ा हूँ। तो यहाँ पे तो आगे ब्रीडर की बात। बाकी जो है वो बर्ड की पेडिग्री डेफिनेटली मैटर करती है, और जो बर्ड की पेडिग्री या वो जो जिसको हम पेडिग्री कह रहे हैं, अगर उसका कोई नामो निशान नहीं है तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ऑफलाइन के मुतालिक बहुत से लोग कहते हैं हमें ऑफलाइन की क्वालिटी इंक्रीज़ करनी है। तो क्या सजेशन होगी कि ऑफलाइन की क्वालिटी इंक्रीज़ हो ब्लू सीरीज़ में भी एंड ग्रीन सीरीज़ में भी?
किसी भी बर्ड को इम्प्रूव करने के लिए आप वाइल्ड टाइप की तरफ जाते हैं, वाइल्ड टाइप जो आम ग्रीन फिशर था। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये भी एक अलग सब्जेक्ट है, सिर्फ टच करता हूँ इसको। जो आज ग्रीन फिशर एक बड़े साइज का हम देखते हैं वो वाइल्ड टाइप नहीं है, लेकिन हम उसको वाइल्ड टाइप कंसिडर कर लेते हैं। वाइल्ड टाइप वही है जो छोटा बर्ड जंगलों में होता था, बैक टू बेसिक्स। लेकिन बहरहाल हम वो ग्रीन बर्ड को यूज़ कर सकते हैं। उसका आइडियल वे ये है, अच्छा बर्ड ब्रीड करें, अच्छा बर्ड खरीदें, उसको अच्छे बर्ड से ब्रीड करें, क्वालिटी इंप्रूव होगी। दूसरा, अगर आप स्प्लिट्स की वर्किंग में करते हैं, अच्छा फिशर ले लें, चाहे ब्लू में ले लें, ग्रीन में ले लें, बर्ड वो अपनी उसमें हाइब्रिडाइजेशन ना हो, पर्सनाटा ब्लड मिक्स ना हो। और वो बर्ड सिर्फ ये, हम लोग समटाइम कहते हैं फिशर के साथ कर लें क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। हम ये नहीं देखते वो फिशर किस क्वालिटी का है। आपने क्वालिटी इंप्रूव करनी है तो दैट फिशर शुडंट बी जस्ट अ फिशर, इट शुड बी ऑफ अ वेरी गुड क्वालिटी। बिल्कुल प्रॉपर मार्किंग हो बर्ड की, एग्जैक्टली, मार्किंग उसकी भी पेडिग्री हिस्ट्री पता हो, फिर आप करें। और फिशर के साथ फिशर स्प्लिट ओपलाइन, और मैं एक ब्रीडर जो कि यूरोप का ब्रीडर है, ग्रीन ओपलाइन सीरीज़ का चैंपियन है, तो मेरी उससे बात हुई, मुझे बर्ड उसके बड़ा पसंद है। तो मैंने उससे पूछा तुम वर्किंग कैसे करते हो, तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी वर्किंग है, कुछ लोगों को अजीब लगेगा। उसने कहा कि मैं फिशर स्प्लिट ओपलाइन का मेल यूज़ करता हूँ जो मेरे अच्छे प्योर बर्ड्स में से निकला, और मैं उसको ओपलाइन में नहीं लगाता, मैं उसको फिर फिशर में लगाता हूँ। तो उससे क्या होगा, एक आधी फीमेल विजुअल आएगी फिशर की। अब वो जो आएगी, और हम जो इधर ऑफलाइन टू ऑफलाइन एवरेज से लगा के प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उसके आगे खड़ी नहीं हो सकती। ऑफलाइन टू ऑफलाइन तो वो रिजल्ट ही नहीं मिलेगा। तो फॉर ओपलाइन यू नीड टू बी वेरी पेशेंट। इसीलिए ओपलाइन की प्राइसेस कैटेगरीज के अंदर बहुत फ़र्क है। किसके अंदर एक ब्लू ओपलाइन में भी 70,000 का हो, एक 1.25 लाख का हो, और एक 3 लाख का होगा वो ब्लू ओपलाइन। हम कहते हैं यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, वो इतना सस्ता दे रहा है, इतना महंगा क्यों दे रहा है। फ़र्क क्वालिटी का, क्योंकि ओपलाइन इज एक्चुअली अ वेरी ट्रिकी बर्ड। हाउ टू सेल अ बर्ड, लोग बर्ड पाल लेते हैं, ब्रीड करा लेते हैं, ब्रीड भी आ जाती है, लेकिन वो उस बर्ड को सेल नहीं कर पाते मार्केट में। इंटरेस्टिंगली आज के दिन के अंदर, पिछले साल, पिछले 1.5 साल और इस साल और आने वाला भी चंद साल, मैं नहीं समझता कि बर्ड की सेलिंग को इशू है। अगर आपका बर्ड सेल नहीं हो रहा तो यू नीड टू लुक इनटू योरसेल्फ कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, या आपका बर्ड बहुत पैथेटिक है, या आप लोगों को डील नहीं कर पा रहे हैं, या व्हाटएवर, बर्ड सेलिंग इज़ नो मोर एन इशू। ठीक है, हाँ, अब इसके अंदर कैसे उसको लेके चलना चाहिए लॉन्गर रन के अंदर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा तो एक तो ये कि हमारा ये सारी चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो आप अपना एक अकाउंट बनाएं फेसबुक पे जो कि आपके पर्सनल अकाउंट से डिफरेंट हो, उसमें जो रिलेटेड लोग हैं उनको ऐड करें, जो रिलेटेड पेजेस हैं वो लाइक करें। जो सोसाइटीज़ पाकिस्तान में काम कर रही हैं, जैसे लव बर्ड सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान, शुरू से ही जब से लव बर्ड इंट्रोड्यूस हुआ काम कर रही है, और उसमें लोगों को अवेयरनेस दे रही है, उसके मेंबर बने। उसमें जो जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की एक वो फर्टेनिटी डेवलप हो गई। और अब इंटरेस्टिंगली ये बात बड़ी अच्छी, मुझे खुशी होती है कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी बर्ड की बहुत डिमांड है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ दोस्तों की हेल्प से और अल्लाह के हुक्म से मैंने एज अ ब्रीडर पाकिस्तान से बर्ड एक्सपोर्ट किए, पहली ये शिपमेंट थी, और मैं चाहता हूँ और लोग भी एक्सपोर्ट करें, क्योंकि तब मुझे लगता था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता था कि मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं देख रहा हूँ बहुत सारे यंग लोगों में कैपेबिलिटी कैपेसिटी है जो मेरे से बेहतर ये चीज़ें कर सकते हैं। उन मार्केट्स को भी पकड़े। फिर डीलर हजरात हैं, अगर आप बिज़ी हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है लोगों को डील करने का, आप डीलर्स को बर्ड दें। बहुत बहुत अच्छे लोग भी उसमें काम कर रहे हैं, और वो आपसे बर्ड थोड़े से डेफिनेटली अपने मार्जिन से वो बाय करेंगे, लेकिन आपका बर्ड, कोई भी बर्ड ऐसा नहीं है जो सेलेबल ना हो, आप उनको बर्ड दें। बेस्ट तो ये है कि आप खुद सेल करें अपनी कम्युनिटी में। अच्छा, आपके गिरदो नवाह में अब एग्रीकल्चर का इतना ज़्यादा अवेयरनेस है, ये जितने भी लोग और भी फैंसियर्स जो लव बर्ड की प्रमोशन के लिए काम कर रहे हैं, और थोड़ा बहुत जो मैंने भी एफर्ट उसमें की, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आने के बाद लोगों को ये पता है कि एग्रीकल्चर को फील्ड है और ये एक बिज़नेस हो रहा है, तो सेलिंग इतना बड़ा इशू नहीं है, बस थोड़ी सी मार्केटिंग एफर्ट्स रहनी चाहिए। चलिए नहीं भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें टाइम दिया। यू वेलकम। एंड गाइस, ये आज की वीडियो थी हमारी रहीम भाई के साथ लाहौर में, एंड उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।